नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृश्य आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। जैव विविधता पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 16वीं बैठक कोलंबिया के शहर कैली में शुरू हो चुकी है, जो कि 21 अक्टूबर 2024 से 1 नवंबर 2024 तक चलेगी। इस बैठक का क्या महत्व है, आज इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य पर इनफोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसी के अंतर्गत एक लक्ष्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, जो जैव विविधता में लगातार होते हुए क्षरण से निपटने के अंतर्गत महत्व रखता है। और जो 2 वर्ष पहले जो एक समझौता हुआ था जैव विविधता को लेकर के, जिसको हम मॉन्ट्रियल कुनमिंग समझौते के नाम से जानते हैं, इस लक्ष्य को हम जानते हैं 30x30 लक्ष्य के नाम से। तो इस लक्ष्य को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही कोप 16 की जैव विविधता पर होने वाली बैठक के अंतर्गत आनुवंशिक संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार से होना है देशों के बीच, उसकी क्या शर्तें होंगी, कौन उनका प्रयोग कर सकेगा, इस पर भी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा होगी। तो साझा आनुवंशिक जो संसाधन है उसके अंतर्गत किस प्रकार के मुद्दे आते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जैव विविधता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतर्गत वित्त को जुटाना, वित्त का प्रबंधन करना, फिनेंस का प्रबंधन करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए भी वित्त महत्वपूर्ण है। तो वित्त के लिए किस प्रकार के मैकेनिज्म को स्थापित किया जा सकता है, इस पक्ष पर भी बात करेंगे। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ेगा। उसके पर्यावरण जैव विविधता, खबर यही है कि जैव विविधता संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16 की जो बैठक है वो कोलंबिया के कैली शहर में चल रही है, जो कि 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के दौरान होने वाली है। इस बैठक की स्थापना जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी का जो सम्मेलन की शुरुआत हुई थी, कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी पर सम्मेलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान ही स्थापित हुई थी। आप जानते हैं कि 1992 में जो रियो अर्थ समिट हुई थी, उसी दौरान संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन भी, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC भी हमारे सामने आता है। और लगभग हर साल उसकी बैठक होती है और उस बैठक में जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए अलग अलग प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या और जैव विविधता की समस्या आपस में मिली हुई है, क्योंकि जैसे जैसे जैव विविधता को हानि पहुंचती है तो वो जलवायु परिवर्तन की समस्या को और ज्यादा विकट करती है, और वहीं जलवायु परिवर्तन की समस्या अगर बढ़ती है तो वो जैव विविधता पर नकारात्मक असर डालती है। इसलिए जैसे जैसे जैव विविधता के बारे में लोगों की जानकारी बढ़ती जा रही है, वो इसके प्रति ज्यादा चिंतित होते जा रहे हैं और दोनों के अंतर संबंधों को समझ रहे हैं। जिस प्रकार के निर्णय पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के अंतर्गत लिए गए, उसी प्रकार के निर्णय अब जैव विविधता की समस्या से लड़ने के लिए भी लेने के प्रयास चल रहे हैं। जो कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी है, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, वो भी 1992 के रियो और पृथ्वी सम्मेलन से ही उत्पन्न हुआ है, जैसा कि अभी आपको बताया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है वैश्विक जैव विविधता की रक्षा करना, पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना और जैविक संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना। जब हम जैव विविधता की बात करते हैं तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के जीवों, पेड़ पौधों की जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं उनकी विविधता। यानी आप कह सकते हैं जीवों और पेड़ पौधों की विविधता, जैव जितनी ज्यादा विविधता होगी उतना ही स्वस्थ पर्यावरण स्थापित होगा। इसलिए जैव विविधता को प्रोटेक्ट करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसे मान लिया एक वन क्षेत्र है, उसमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधों की प्रजातियों के साथ साथ अलग अलग तरह के जानवरों की, पक्षियों की प्रजातियां, सरीसृपों की प्रजातियां होती हैं। इन सभी प्रजातियों में जितनी ज्यादा विविधता होगी वो उतने ही अधिक स्वस्थ पर्यावरण को वन क्षेत्र के अंतर्गत प्रकट करेगा। इसलिए इस जैव विविधता को प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि हम अपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि जैव विविधता की रक्षा की जाए। साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल रखना। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है, जहां पर एक समुदाय, जैविक समुदाय अजैविक समुदाय के साथ इंटरेक्ट करता है, न केवल अजैविक समुदाय के साथ इंटरेक्ट करता है, अंतः क्रिया करता है, बल्कि आपस में भी इंटरेक्ट करता है। जैसे मान लिया एक तालाब है, तालाब में आप अजैविक समुदाय के अंतर्गत पानी जैसी स्थिति, हवा पानी जैसी स्थितियों को पाएंगे, और जैविक समुदाय के अंतर्गत आप मछली, मेंढक और शैवाल जैसे आप कह सकते हैं कि जीवित जीवों की स्थिति पाएंगे।
ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट कैसे करते हैं? जैसे मछली पानी में तैरती है, मेंढक कीड़ों को खाते हैं, शैवाल ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, तो सभी आपस में इंटरेक्ट करके एक तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र को जीवित रखना, इसमें जैव विविधता को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण होता है। और ये अगर इसकी पारिस्थितिकी तंत्र को हम बनाए रखते हैं तो ओवरऑल पर्यावरण के एक स्वस्थ स्थिति को प्राप्त करने में हम आ जाते हैं। तो सीबीडी का उद्देश्य है पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल रखना, उसको बनाए रखना, और अगर कहीं बिगड़ गए हैं तो उसके पुनरुद्धार को सुनिश्चित करना। इसी प्रकार से जितने भी जैविक संसाधन हैं, चाहे वो हमारे जैव विविधता से संबंधित हो, अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्रों से संबंधित हो, उन जैव विविधता से जैविक संसाधनों, उसमें जो जैविक संसाधन है, चाहे वो पेड़ पौधों से संबंधित है, चाहे जानवरों से संबंधित हो, उसको जैविक संसाधनों को हम आगे भी समझेंगे, उसके न्याय संगत बंटवारे को सुनिश्चित करना। तो न्याय संगत बंटवारे का एक मैकेनिज्म पर भी बात कोप 16 के अंतर्गत होने वाली है, जो कि जैव विविधता पर चल रहा है। इसके अंतर्गत कोप 16 की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर 2 वर्ष में ये बैठक होती है, और इससे पहले जो कोप 15 की बैठक हुई थी वो मॉन्ट्रियल में हुई थी, और उसमें एक समझौता हमारे सामने आता है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता, जिसको हम कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा भी कहते हैं, और जिसमें 4 गोल्स, जैव विविधता की समस्या से निपटने के लिए 4 गोल्स निर्धारित किए गए थे और 23 टारगेट बनाए गए थे। इसलिए इन टारगेट्स पर कितनी प्रगति हुई है और क्या किया जाने की आवश्यकता है, इस पर भी विचार कोप 16 की बैठक में होने वाला है। अभी आपको बताया गया था कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता की जो समस्या है आपस में जुड़ी हुई है, क्योंकि दोनों ही प्रकृति के अत्यधिक उपभोग से जुड़ी हुई है, उसके असंवहनीय यानी नॉन सस्टेनेबल दोहन से जुड़ी हुई है, असंवहनीय मानवीय गतिविधियों से जुड़ी हुई है। और इसलिए इन दोनों के, चाहे वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए जो हम फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, जैव विविधता से लड़ने के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, इनके लक्ष्यों में लगातार एक समानता भी स्थापित होती जा रही है, एक एकीकरण की जरूरत भी लगातार महसूस हो रही है। तो ये हमने सामान्य जानकारी हासिल कर ली। इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य जो कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के अंतर्गत हमारे सामने आता है, 30x30 का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है? इस लक्ष्य की एक सामान्य बात यह है कि वर्ष 2030 तक पृथ्वी और महासागरों के 30% हिस्से को जैव विविधता के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है उसको संरक्षण प्रदान करना है। साथ ही पृथ्वी और महासागरों के ऐसे 30% हिस्से जो क्षरित प्रकृति में हैं, जिनका क्षरण हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, उनका पुनरुद्धार सुनिश्चित करना भी इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वर्ष 2030 तक ये 2 लक्ष्य महत्वपूर्ण प्राप्त करने हैं, इसलिए इसको 30x30 लक्ष्य के नाम से जानते हैं। तो कोप 16 की जो बैठक चल रही है कोलंबिया के कैली शहर में, इसके अंतर्गत 30x30 लक्ष्य को आगे बढ़ाना है, और कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के तहत जैव विविधता की हानि को रोकने और उलटने के लिए ये एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसको इमीडिएटली अपनाना है, एक तत्काल लक्ष्य के रूप में इसकी व्याख्या की जाती है। इसके अंतर्गत उसी फ्रेमवर्क को अपनाने पर बल दिया गया है जिस प्रकार से पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के अंतर्गत अलग अलग देश अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को घोषित करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कार्य योजनाएं प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के अंतर्गत राष्ट्रों से अपेक्षा की गई है कि वो जैव विविधता की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजनाएं प्रस्तुत करें, यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन प्लान्स को प्रस्तुत करें, जिसमें जैव विविधता संरक्षण के लिए देशों के लक्ष्य और कार्य योजनाएं प्रस्तुत की जाएं। अभी तक सीबीडी के जो 196 पक्षकार हैं, यानी 196 सदस्य जो उसके अंतर्गत आते हैं, उसमें से केवल 32 देशों ने ही इस प्रकार की रणनीतियां प्रस्तुत की हैं, इस तरह की कार्य योजनाएं प्रस्तुत की हैं। तो कोप 16 में उम्मीद की जा रही है कि और अधिक देश जैव विविधता की समस्या से लड़ने के लिए अपनी राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं लक्ष्यों के अंतर्गत हाई सी ट्रीटी भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसे पिछले साल अंतिम रूप दिया गया था। जून 2024 की स्थिति के अनुसार हाई सी ट्रीटी पर लगभग 91 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हाई सी ट्रीटी किस प्रकार की व्यवस्था करती है और किससे संबंधित है? हाई सी ट्रीटी ऐसे समुद्री क्षेत्र के जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों को संरक्षित करने से संबंधित है जहां पर किसी भी देश का राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं होता। मान लिया किसी भी देश की एक समुद्री तट रेखा है और इस समुद्री तट रेखा से
200 नॉटिकल माइल्स का जो क्षेत्र है वो इस देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है और यहाँ के संसाधनों पर इस देश का अधिकार माना जाता है। लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स से परे राष्ट्रीय सीमाओं से परे का क्षेत्र होता है जिस पर किसी भी क्षेत्र का राष्ट्रीय अधिकार नहीं होता। इस प्रकार से महासागरों का ये 64% एरिया का निर्माण करता है और पृथ्वी की सतह के लगभग 50% एरिया का निर्माण करता है। इस एरिया में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और यहाँ पर जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप को सीमित करने के लिए एक कदम उठाया गया है हाई सी ट्रीटी के माध्यम से, ताकि यहाँ की जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। तो उच्च सागर संधि से कहते हैं, इसका उद्देश्य है स्थलीय राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव रिजर्वों के समान महासागर क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करके समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना। जिस प्रकार से हमने स्थलीय क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र बनाए हुए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए हुए हैं, राष्ट्रीय पार्क बनाए हुए हैं, उसी प्रकार से उच्च सागर क्षेत्र में भी इसी प्रकार के जैव विविधता समृद्ध क्षेत्रों में संरक्षण क्षेत्र स्थापित करना, ताकि जैव विविधता की संरक्षा उन क्षेत्रों में की जा सके। ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है संधि का। साथ ही ये पारिस्थितिकी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैव विविधता समृद्ध समुद्री क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को विनियमित और प्रतिबंधित करने की भी बात करता है। ये एक इस उच्च सागर संधि के अंतर्गत एक लक्ष्य ये भी है, ये सुनिश्चित करना भी है कि अंतर्राष्ट्रीय जल में जो आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त लाभ है वो सभी देशों के बीच समान रूप से साझा किए जाएं। और यहीं पर मुद्दा आ जाता है साझा आनुवंशिक संसाधन, जिस पर कोप 16 की बैठक में एक लंबी वार्ता होने की संभावना है। उच्च सागर संधि का कहना यह है कि जो ऐसे समुद्री क्षेत्र जो जैव विविधता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जहां पर किसी भी देश का राष्ट्रीय अधिकार नहीं होता, वहां पर अलग अलग प्रकार के संसाधन मौजूद हैं। तो उन संसाधनों का एक न्याय संगत बंटवारा हो, सभी देशों की एक समान रूप से पहुंच स्थापित हो, इसके लिए भी एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो कोप 16 का भी एक बैठक का भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। महासागरों में जीवन की एक बहुत ही लंबी श्रृंखला पाई जाती है। आप जानते हैं कि एक छोटे छोटे जीवों से लेकर के बड़ी मछली तक का जीवन वहां पर पाया जाता है। अलग अलग प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जिनका चिकित्सीय के साथ साथ कमर्शियल महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी है। कोप 16 में आनुवंशिक संसाधनों से लाभ साझाकरण, यानी जो आनुवंशिक संसाधन है उनसे लाभों का साझाकरण किस प्रकार से किस फ्रेमवर्क के तहत तय होगा, इस पर भी चर्चा की उम्मीद है, जो कि वर्ष 2010 में कोप 10 जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 10 की जो बैठक थी, जो जिसे हम नगोया प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, उस पर आधारित होगा। नगोया प्रोटोकॉल क्या करता है, राष्ट्रीय स्तर पर जो जैविक संसाधन है उस पर अधिकारों और दावों के सिद्धांतों को रेखांकित करता है। तो इसी प्रकार के आधार पर एक नया फ्रेमवर्क उच्च सागर में के संसाधनों के साझाकरण से संबंधित हो, इस प्रकार की भी उम्मीद कोप 16 से की जा रही है। कोप 16 में वार्ता के अंतर्गत देश इस बात पर भी बातचीत कर रहे हैं कि पौधों और जीवों से प्राप्त जो आनुवंशिक जानकारी है उसके लाभ को किस प्रकार से साझा किया जाए, जो इसी पॉइंट से संबंधित है। आनुवंशिक अनुक्रमों का यानी जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसका एक डिजिटल रूप से भंडारण भी करने की बात हो रही है कि जो अलग अलग प्रकार के जीव हैं उनका एक आनुवंशिक अनुक्रम का डिजिटल भंडारण वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के डिजिटल भंडारण तक अगर अलग अलग देशों की पहुंच स्थापित होगी तो वो उच्च उपज वाली फसलों, सौंदर्य उत्पादों और दवाओं को बनाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और इसी के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के कॉरपोरेशंस इस वाणिज्यिक भंडारण का, इस आनुवंशिक अनुक्रमों का जो डिजिटल भंडारण है उसका प्रयोग करते भी हैं। तो इस तक अलग अलग देशों की पहुंच किस प्रकार से स्थापित की जाए, ये भी एक कोप 16 के अंतर्गत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और कोप 16 का उद्देश्य है कि इन आनुवंशिक अनुक्रमों यानी जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसके उपयोग पर दिशा निर्देश वो स्थापित करे। इनका उपयोग कौन कर सकता है, किसके द्वारा इनका उपयोग किया जाएगा, साथ ही इनसे उत्पन्न होने वाले लाभ को किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ साझा किया जाएगा, इस सब का फ्रेमवर्क किस प्रकार से होगा, क्या नियम होंगे, कोप 16 में ये तय किया जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए
वित्त की आवश्यकता है, उसी प्रकार से बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने, उसको संरक्षित करने और जहां पर इसमें किसी प्रकार की कमी हुई है वहां पुनरुद्धार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त की आवश्यकता है। तो वित्त का प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, इस पर भी COP 16 में एक बड़ी बैठक होने वाली है। जलवायु वार्ता के समान ही वित्त जैव विविधता सम्मेलन वार्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क है उसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष कम से कम $200 बिलियन जुटाना एक इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसी के अंतर्गत, इसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत विकसित देशों से ये उम्मीद की गई है, ये अपेक्षा की गई है कि वो विकासशील देशों के जैव विविधता प्रयासों को समर्थन देने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम $20 बिलियन का योगदान देंगे। इसके अंतर्गत एक लक्ष्य, कुनमिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत ये लक्ष्य भी तय किया गया है कि जो अलग अलग देशों द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों को सब्सिडी प्रदान की जाती है जो जैव विविधता को हानि पहुंचाती है, तो उस सब्सिडी को भी टारगेट करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यानी ऐसी गतिविधियां जो जैव विविधता को हानि पहुंचाती हैं, चाहे वो अत्यधिक मछली पकड़ना हो, वनों की कटाई हो या जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां हो, अगर अलग अलग देशों में इन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान की जाती है, तो उस सब्सिडी को भी टारगेट करना है और इस प्रकार से टारगेट करना है कि उसकी वैल्यू वर्ष 2030 तक बढ़कर के $500 बिलियन तक बढ़ जाए। तो ये भी एक जैव विविधता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साथ ही COP 16 की जो बैठक कैली शहर में हो रही है, इसमें कई प्रकार के मैकेनिज्म स्थापित करने पर भी बात हो सकती है, जैसे जैव विविधता कोष की स्थापना करना, इस पर भी बात हो सकती है। नए वित्त पोषण तंत्र बनाना, एक नए प्रकार का जो फंडिंग मैकेनिज्म जैव विविधता की समस्या से लड़ने के लिए बनाया जा सकता है। और साथ ही जिस प्रकार से कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था खड़ी की गई है, उसी प्रकार से जैव विविधता क्रेडिट की व्यवस्था खड़ी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इन सभी मुद्दों पर भी विचार हो सकता है COP 16 की बैठक में। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा यानी फ्रेमवर्क क्या है? कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए एक संधि है, जैव विविधता संरक्षण के लिए लक्ष्यों की एक रूपरेखा है, जीवाश्म ईंधन उत्पादन सीमाओं को रेखांकित करने वाला एक दस्तावेज है, या शहरी विकास के लिए दिशा निर्देशों को प्रदर्शित करता है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।